को उठाने के लिए हम लोग करेंगे। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? आज जो लोग आए हैं, अगली बार जब आंदोलन होगा तो घर में रहोगे या एक एक आदमी 10-10 लोगों को लेकर आएगा? बताओ। जब लगभग सभी मांगों पे मैंने अपनी बात रखनी है, लेकिन जो बहुत बुनियादी बात मुझे आपसे करनी है, जो मेरे दिल की बात है, क्या आप सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो तो अपने आसपास वाले को भी शांत कर दो। बिल्कुल साइंस में इस पंडाल में ऐसा माहौल होना चाहिए कि अगर सुई भी गिरे तो उसकी आवाज आनी चाहिए, तभी मैं अपने दिल की बात रखूंगा। ये तो मैंने आंदोलन की बात आपसे रख दी, लेकिन अगर आप बिल्कुल शांत माहौल में बनाओगे तो फिर आपका ये कार्यकर्ता इतना कमजोर नहीं कि अपनी बात को बिना आपकी सहमति के रख दे। तो पहले आप 1 मिनट में बिल्कुल शांत माहौल बनाओ, जिससे मेरी छोटी से छोटी बात आपकी समझ में आए। बिल्कुल यहां से लेकर वहां तक बिल्कुल शांत माहौल। अब मेरी बात सुनो। हेलो, अब आपका मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नहीं बोल रहा हूं। अब मैं आपका भाई, इस कमजोर वर्ग में पैदा हुआ एक बेटा आपसे अपनी बात रखना चाहता है। भाई पूछा दे दो। अब देखो बात सही है, आपकी भीड़ में जब मैं यहाँ से वहां तक जाऊंगा, कोई दुश्मन में होकर मेरी जान में नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुशासन की मांग कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस बात का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप जो है जो जरूरत दिखा रहे हो, लेकिन अनुशासन नहीं रख पा रहे। मैं आपसे फिर कहता हूं कि थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। हेलो, 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 थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। मैं जब वहां आऊंगा तो ऐसा ना हो कि आपके बीच में खड़ा कोई विरोधी मुझे नुकसान पहुंचा दे, इसलिए थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। सम्मानित साथियों, आप ये जानते हो कि मैं किसी धन्ना सेठ का बेटा नहीं हूं। आज इस मंच पे वो सब लोग उपस्थित हैं
सत्ता चाहिए। आपको नहीं पता क्या, आपकी पार्टी के पास भी मिनिस्टर बनने के अवसर थे कि आप आइए, केंद्र में मंत्री बनिए, कुर्सी में बैठिए, सड़क के संघर्ष का रास्ता छोड़िए और बढ़िया पैसे कमा के बढ़िया सुरक्षा सुविधा लेके आगे बढ़िए। लेकिन आपकी पार्टी ने और आपकी पार्टी के नेताओं ने इस मनवादी पार्टियों की मिनिस्ट्री को लात मारने का काम किया और विपक्ष का रास्ता चुना कि हम लोग विपक्ष में रहकर अपने लोगों की आवाज उठाएंगे, क्योंकि उन दलों में रहकर, उन दलों की सरकारों में रहकर हम लोग सुख सुविधा तो दे सकते हैं लेकिन अपनी एक भी पॉलिसी को लागू नहीं करा सकते हैं। इसलिए उन पार्टियों से, उन विचारधारा के लोगों से ना आप ना जिंदगी में हमारा कोई समझौता होगा। हम लोग उनसे विचारधारा के आधार पर संघर्ष को जारी रखेंगे, जैसे हमारे महापुरुषों में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, छत्रपति सरोजी महाराज ने, महामना कामसू वर्मा ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, सदगुरु कबीरदास जी ने, भगवान बुद्ध ने और जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने, भगवान वाल्मीकि महाराज ने, गुरु नानक देव ने अपने लोगों के अधिकारों के लिए, सम्मान की जिंदगी के लिए संघर्ष किया। हमें भी उसी तरह से संघर्ष को आगे बढ़ाना है। मैं जब घूमता हूं, लोगों के बीच में जाता हूं तो लोगों का ख्याल देखता हूं। मैं जब चुनाव लड़ रहा था, गांव-गांव से पैसे इकट्ठे हुए, मेरे आज भी याद है, क्योंकि भारत में चुनाव बड़े महंगे हैं। मैं केतली लेके जाता था, कोई गरीब परिवार का आदमी 1 रुपया डालता था, कोई 10 रुपया डालता था, कोई 20 रुपये डालता था, कोई 100 रुपये डालता था, कोई 500 रुपये डालता था, कोई 1000 रुपये डालता था। लेकिन यहाँ पर देश में 1 रुपया भी भिखारी को देते हुए आदमी 4 बार सोचता, मेरा पैसा गलत जगह तो नहीं लगा, मेरा पैसा किसी गलत काम में तो नहीं लगा। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का 2-2, 4-4, 10-10, 20-20, 100-100, 1000-1000 रुपये देते हुए उनके दिल में क्या इच्छा नहीं होती कि भाई ये मूवमेंट करनी चाहिए, ये मूवमेंट आगे बढ़नी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम जी के विचार आगे बढ़ने चाहिए। इसलिए हमें चंद्रशेखर आजाद को वोट और पैसे दोनों में ताकत देनी चाहिए। कई जगह से पैसे आए, नोट जब हाथ में पकड़ा तो मेरे आंखों से आंसुओं का सैलाब आ गया। नोट की मोटाई देख के लगता था कि कई मजदूरों के हाथ से नोट निकल के आया। मैंने कुछ नोट को उठाकर के रखे हैं, कुछ नोट अपने पास, जब तक मैं जीऊंगा वो नोट मेरे पास ही रहेंगे। वो नोट नहीं मेरे लिए, वो उन गरीबों का आशीर्वाद है मेरे सर पे, जिन्होंने हम लोगों को पोषण दिया। मेरे प्यारे भाइयों साथियों, अभी जब मैं विदेश दौरे पे था, 4 जगह पे मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। मैंने उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए वो गोल्ड मेडल तो ले लिए, लेकिन आपको याद होगा मैंने हाथरस की घटना के बाद, हमारे दिल्ली के लीडर सब लोग जानते हैं, ये संकल्प लिया था कि जब तक इस देश में हमारा राजकाज नहीं आएगा, बहुजन समाज के लोग इज्जत की जिंदगी नहीं हासिल करेंगे, तब तक मैं किसी भी तरह की माला नहीं पहनूंगा, चाहे नोटों की हो, चाहे फूलों की हो, चाहे कागजों की हो, कैसी भी माला हो। आज जब मैं यहाँ जाता हूँ प्रदेश भर में, तो माला लेके स्वागत करते हुए आपसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैं माला नहीं पहनता हूँ। जब मैं नगीना चुनाव लड़ने गया तो वहाँ के लोग भी माला लेके आते थे, मैं उनसे कहता था मैं माला नहीं पहनता हूँ, तो वो कहते चुनाव जीतने के बाद पहनाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं चुनाव जीतने के लिए उसके बाद भी नहीं पहनूंगा, क्योंकि मेरे चुनाव जीतने से बहुजन समाज की गरीबी, बेबसी, लाचारी नहीं खत्म होगा। हम लोग भी माला पहनना चाहते हैं, वो दिन भी आए, लेकिन वो कभी आएगा जब इस देश में बहुजन समाज का व्यक्ति जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे जीता हो, जो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा पे जीता हो, जब वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हम लोग भी माला पहनेंगे। उससे पहले हम लोग माला
लिए रोटी मिलती है, उनके पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है, उनके पास तो रखने के लिए अच्छी छत भी नहीं है, उनके पास तो पहनने के लिए अच्छे जूते भी नहीं है, उनकी बच्चियों के पास तो इज्जत की जिंदगी तक रखने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। अगर उनका नेता सोने का मेडल पहन के घूमेगा, सोने के अंगूठे पहन के घूमेगा, तो उनके मन में यह ठिकाना पैदा हो जाए कि अब ये हमारा नेता नहीं रहा है, तो मैं इन मेडल को नहीं ले सकता, मैंने वापस कर दिए। आज मैं आपसे कह रहा हूं, जिस दिन आपने देख लिया कि चंद्रशेखर आजाद सोने की चैन पहन के, गले में सोने की चैन पहन के, मेडल पहन के, सोने की घड़ी पहन के, सोने के अंगूठे पहन के घूमने लगा है, आप समझ लेना आपका नेता उठ गया है, वो आपका नेता नहीं रहा। क्योंकि सच तो ये है कि जैसी जिंदगी आप जी रहे हैं, हमारे महापुरुषों ने जिन्होंने आंदोलन चलाया आपकी जैसी जिंदगी जी, मैं वचन देके कहता हूं, फिर आपसे कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं बहादुर साथियों, आपको लगे तो आप ये समझ लेना कि आपका नेता डर गया है, ये आपका नेता बिक गया है। उस दिन आप मेरा साधारण रूप से विरोध करने लग जाना, लेकिन अभी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी मेरी तरह दिन रात संघर्ष करना चाहिए। अभी हरियाणा और जम्मू के चुनाव में मैं हरियाणा से इस आंदोलन में कहना चाहता हूं, बहुत सारी बातें आपके कानों में डाली जाएंगी। आप ये देखो, ये मुझे पार्टियां जो जिनको हमारे लोग सत्ता देना चाहते हैं, 2018 में राजस्थान मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस के लोग अपने 20 एमएलए को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनकी सरकार बन गई, उनके लोगों ने उनको राजनीतिक सत्ता को समझते हुए एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस के लोग राजस्थान में भी 20 एमएलए लेकर के नेता हरियाणा आ गए, सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ मिल गए, तो उनके लोग भी अगर बन जाते तो उनकी पार्टियां भी स्वीकार कर लेती, उनके लोग भी स्वीकार कर लेते। हमारे लोग भोले भाले हैं, इनको बता दिया जाता है कि वो फलानी पार्टी है, वो ढिमकी पार्टी है। जब तक राजनीतिक ताकत आपके हाथ में नहीं होगी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, जब तक राजनीतिक ताकत आपके हाथ में नहीं होगी, कांग्रेस सत्ता में रहे, बीजेपी, आपकी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। आप इस बात को याद रखना, आपके लोगों की जिंदगी बदलने वाली नहीं है। अगर ये दल इतने अच्छे होते, अगर ये दल इतने अच्छे होते, तो आप ये बताओ कि ये अगर इतने अच्छे होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को पार्टी क्यों बनानी पड़ती? अगर ये दल इतने अच्छे होते, आपकी मांगों के लिए लड़ रहे होते, आपकी समस्याओं के लिए लड़ रहे होते, तो बाबा साहब अम्बेडकर को अपने चाचा बच्चे कुर्बान भी करने पड़ते, वो भी चैन से बैठ के सो जाते, वो भी नींद ले लेते, वो भी अच्छा भोजन प्राप्त कर लेते। इन्हीं दलों ने बाबा साहब अम्बेडकर को खून के आंसू उतारे और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों का भला करने के लिए अपना दल बनाया। जब माननीय काशीराम साहब उनके आखिरी दल में प्रयास करते रहे, कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने सुनी नहीं, तो उन्होंने भी निराश होकर अपना दल बनाया। और आज जो हम लोगों ने किया, ये हमने बाबा साहब अम्बेडकर से, माननीय काशीराम साहब से सीख के किया कि जब हम अपने पुराने दल को कहते रहे, उनको खुद को लड़ना नहीं है, वो भाजपा कांग्रेस से लड़ने की बजाय हमारे लोगों के हमलावर होते रहे, तो फिर हमने भी अपना दल बनाया और हमने 4 साल में अपना बल भी देश की जनता को दिखाने का काम किया है। ये बात इस बात का उदाहरण है कि अगर कोई करने में आ जाए, यानी कि मानव काशीराम साहब जैसे कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। तो अगर कोई करने पे आ जाए और उनके पास ऐसे नेता हो तो मंजिल दूर नहीं। सम्मानित साथियों, मध्य प्रदेश में भी हम लोग कुछ वोट से हार गए। सम्मानित साथियों, राजस्थान में तो 3 सीटें हम लोग कुछ ही वोट से हार गए और कई सीटों पे हम लोग तीसरे नंबर पे रहे। अगर आप लोग मेहनत करने लग जाओ तो वो दिन दूर नहीं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारें चलेंगी
हरियाणा की बारी आ गई है, जम्मू की बारी आ गई है। आप भी मैदान में उतर जाओ और अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करो। वहां की सरकार में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। आपकी भागीदारी नहीं होगी तो आपके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनेगी। पॉलिसी नहीं बनेगी तो 400 रुपए की मजदूरी से आपके लोग कभी पैसे वाले नहीं होंगे, इज्जत की जिंदगी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि राजपाल कई ऐसी मांगे हैं जिनको अभी और रखना है, लेकिन मैं आपसे जो पहले कह रहा हूं उस पर गौर करो। आप ये बताओ, राजपाल आपके पास नहीं होगा तो आपकी सुनवाई कैसे होगी? बताओ, थाने कचहरी में आपकी बात कौन सुनेगा? आज हमने राजपाल लाया तो बिजनौर में सारे अधिकारी हमारे लोगों की बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं को हल करते हैं। लेकिन जहां हमारा राजपाल नहीं है वहां तो हमारे लोग थाने कचहरियों में जाते हैं, दफ्तर बैठे अधिकारी सुनते भी नहीं है। हरियाणा में और जम्मू में हमें राजपाल में हिस्सेदारी लानी है। उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र और झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी हमें सफलता हासिल करनी है। इसके लिए भी हमें कमर कस लेनी चाहिए और कोई रास्ता इस देश में इज्जत की जिंदगी का नहीं है। अगर इज्जत की जिंदगी चाहिए तो राजपाल हासिल करो। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में पड़ रहे हैं कि कभी इनको हराने के लिए इनको वोट दे दो, कभी इनको हराने के लिए इनको वोट दे दो, तो आपको फिर झूठे ही मिलेंगे। आपको इज्जत की जिंदगी नहीं मिलेगी, आपको झूठे की मिलेगी, आपको सम्मान नहीं मिलेगा। हम पे पॉलिसी है, हम पे नियत है, हम पे नीति है। मैं आपको पार्टी की तरफ से वचन देता हूं, एक बार राज्यसभा में आजाद समाज पार्टी को आने दीजिए। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो हिंसा की जा रही है, अगर ये लोग प्रदेश छोड़ के ना चले जाओ तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। आज जिस तरह से मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों को जमीन किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों पे मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से उनके कारोबारों को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से उनमें हिंसा हो रही है, जिस तरह से भय का माहौल उनके लिए बनाया जा रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे लोगों याद रखना, अभी जब तक भी मैंने आजाद समाज पार्टी का एक नेता जिंदा है, आपका ये बांटने का सपना, डराने का सपना पूरा नहीं हो सकता। इस बात को आप लोग याद रखें। आज जिस तरह से किसान परेशान है, एमएसपी की गारंटी सरकार नहीं दे सकता बैठ के, जिस तरह से न्यूनतम वेतन सुनिश्चित नहीं है, कोई 300 देता है, कोई 250 देता है, कोई 400 देता है, 250 300 मांगने में भी मानता है। मेरा ये मानना है कम से कम 700 रुपए न्यूनतम वेतन होना चाहिए। अंतिम व्यक्ति के लिए भी 700 रुपए ऐसी अमाउंट है, एक रकम है जिसमें आदमी एक दिन का जीवन ईमानदारी से अच्छी तरह से जी सकता है। ये जो टैक्स लगा दिया है, इस टैक्स को कम करना चाहिए। और जैसा मैं आज आपको कह रहा था, हम पे पॉलिसी है कि गरीबों के बच्चों को प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूल में हम लोग प्राइवेट स्कूल से बढ़िया शिक्षा दिला सकते हैं। जब हम ये कानून बना देंगे कि चाहे मुख्यमंत्री और राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, क्लास 1 का अफसर हो, क्लास 4 का अफसर हो, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तब सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बेहतर शिक्षा आएगी, तभी जाके देश में बदलाव होगा। क्योंकि बिना शिक्षा के हम लोग दो दूसरों को भी नहीं जानते। हमने ये पॉलिसी बनाई है कि जब हम पे राज करा जाएगा तो हम लोग जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनकी कायाकल्प कर देंगे, और चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, डीएम हो, एसपी हो, एएसपी हो, डीएसपी हो, सीओ हो, थाना इंचार्ज हो, कानून हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, पटवारी, सेक्रेटरी, सरपंच हो, जिला पंचायत का मेंबर हो, कोई भी आदमी हो जो सरकारी सुविधा लेता है, सरकारी तनख्वाह लेता है, या किसान मजदूर हो, सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा,
जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, अब समय आन पड़ा है कि हमें घर से निकल के भाईचारा बना के अपने दल को मजबूत करना पड़ेगा और अपने दल को मजबूत करके राजनीतिक ताकत अपने हाथ में लेके इस ध्रुव जाति की जिंदगी को समाप्त करना पड़ेगा। आप ये बताओ, क्या महिलाओं पे हिंसा सरकार रोक पा रही है? क्या महिलाओं पे हिंसा सरकार रोक पा रही है? रोज अखबार पढ़ो, उत्तर प्रदेश का, कोलकाता का, हरियाणा का, दिल्ली का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, पंजाब का, तो इतनी घटनाएं होती हैं। किसी बेटी का बलात्कार, किसी बेटी की हत्या, किसी बेटी को जला दिया, किसी बेटी को मार दिया, और यूपी में तो ये घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। और अभी अभी फरुखाबाद में 2 बच्चों को मार के, नाबालिग बच्चों को लटका दिया गया और पुलिस ने उन परिवारों को कह दिया कि अगर एफआईआर लिखाओगे तो तुम्हें जेल भेज देंगे। फिर मैंने वहां के एसपी को फोन किया कि मैं परसों आ रहा हूं, तो आनंद फानंद में बुला के एफआईआर दर्ज करके कहा कि हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं। ये तो अगर भीम आर्मी ना होती, आजाद समाज पार्टी ना होती, तो न्याय तो दूर की बात है, ये दल आत्मनिर्भर सरकारें हैं, दफ्तरों में भी नहीं घुसने देते इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पे। ये तो धन्यवाद करो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लड़ाके का, कि वो अपना काम जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं। मैं यहाँ से आपको कहना चाहता हूँ, मैं बहुत सारे चेहरे को देख रहा हूँ जो अपने अपने स्वार्थ में अपनी पार्टी के मान सम्मान को कम करते हैं, अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। उनको भी कहना चाहता हूँ, और कोई दल भी नहीं है जो गरीब के बेटे को टिकट देकर लड़ा दे। सारे लोग पैसे वालों के देसी हैं। आजाद समाज पार्टी ऐसा दल है जहाँ से किसान, मजदूर का बेटा भी कर्मचारी का बेटा भी विधायक बन के आने वाला समय बनेगा। इस बात को